हो गया। चलिए, हेलो बच्चों, जय हिंद। चलिए आज हम आपका नेक्स्ट पी ब्लॉक का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल के लेक्चर में हमने आपको बता दिया था पी ब्लॉक में ग्रुप कौन से हैं और उनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो मैंने आज आपको बोला था आज हम आपको बताएंगे पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स हैं उनका नेम क्या है। जय हिंद बेटा, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है बेटा? थोड़ा एक कमेंट करके आप बता दीजिए वॉइस क्लियर है या नहीं, तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं। चलिए, हाँ, तो हम लोग कल का डिस्कशन कर रहे थे कि हमने आपको बताया कि पी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है, ग्रुप कौन से है। फिर मैंने जब लास्ट बताऊंगा किस ग्रुप का क्या नेम है, किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आपका मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है। तो देखिए, हम यहां पे पहले ग्रुप्स लिख लेते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। और फिर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। हमने टीएल बोला था। फिर आपका होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। फिर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। फिर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। फिर आपका हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। और फिर आपका हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो ये आपके ग्रुप्स हो गए, ग्रुप्स के मेंबर हो गए। अब हमको जो बताना है वो बताना है इस ग्रुप का नेम क्या है। चलिए, तो हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ग्रुप स्टार्ट करें उससे पहले एक हम आपको बात बताते हैं। जैसे जो नॉमेनक्लेचर ऑफ द फैमिली है, ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट मेंबर के बेसिस पे होता है। कन्वेंशन ये है, हम लोग जो इंडियन सिस्टम में रहते हैं वहां फादर को आप फर्स्ट मेंबर कंसीडर करते हैं या फादर को ही फर्स्ट मेंबर माना जाता है। तो जो फैमिली का नॉमेनक्लेचर है वो अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ फादर होता है कि उनकी फैमिली है। वैसे ही जब आप ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर करोगे तो जो ग्रुप का नॉमेनक्लेचर होगा वो भी फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप होगा। तो जब आप बात करते हैं 13 ग्रुप का, तो 13 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बोरॉन है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि जो नॉमेनक्लेचर ऑफ हम अपने नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जो हम जिस मतलब कि सोशल में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां जो नॉमेनक्लेचर ऑफ फैमिली है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेंबर यानी अकॉर्डिंग टू फादर है। मींस जो नॉमेनक्लेचर ऑफ फैमिली है उसका हमेशा से बेसिस फर्स्ट मेंबर होता है। तो जब आप ग्रुप 13 की बात करोगे तो ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर बोरॉन है। दैट्स वाई दिस ग्रुप इज नोन एज बोरॉन फैमिली। यानी जो आपका ग्रुप 13 है इसको आप बोरॉन फैमिली बोलेंगे। सेम कॉन्सेप्ट को आप 14 पे अप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। 15 पर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है, मींस ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। फिर आप 16 पे अप्लाई करोगे, फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, यानी ये हो जाएगा ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। अब हम आते हैं 17 पे, तो 17 में आपको मिलता है हैलोजन फैमिली, नॉट फ्लोरीन फैमिली। तो अब हैलोजन होता क्या है? अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे आप जब ग्रुप 17 की बात करें तो ग्रुप 17 में आपके टोटल 5 मेंबर्स हैं, बट जो टॉप के 4 मेंबर्स हैं, इन 4 मेंबर्स को आप हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन। फिर से सुन लीजिए, जो आपका ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 में टोटल 5 मेंबर्स हैं, बट टॉप 4 मेंबर को हैलोजन बोला जाता है और फर्स्ट मेंबर भी हैलोजन है। दैट्स वाई दिस ग्रुप इज नोन एज हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। अब अगली बात आती कि इन एलिमेंट को आप हैलोजन बोलते क्यों हैं? तो देखिए, हैलो मीन्स होता है सी सॉल्ट और जेन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। तो ये हैलो मतलब हो गया
सी सॉल्ट, और जेन मतलब हो गया प्रोड्यूसर। मींस जो 17 ग्रुप के फर्स्ट 4 में वो सी सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं या नॉर्मली सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज हैलोजेंस। अगेन आई रिपीट दिस, top 4 members of group 17 group are known as halogens because they are salt producer. The name halo means salt and gen means producer, means these are the elements which have the ability to produce the salt. और first आपका member भी halogen का member है, that's why the 17th group is known as halogen family. अब हम आते हैं 18th group पर। तो जब आप 18th group की बात करते हैं तो 18th ग्रुप को पहले आप बोलते थे इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, बट नाउ अडेज दे आर नोन एज नोबल गैसेस। फिर से सुन लीजिए, प्रीवियसली जब आप अर्लियर डेज में पढ़ते थे केमिस्ट्री तो ग्रुप 18 के मेंबर को आप इनर्ट गैस बोलते थे, आज के टाइम में आप इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। अब क्या सिग्निफिकेंस है, आप क्यों इनको इनर्ट बोलते थे, क्या सिग्निफिकेंस है, आप इनको नोबल बोल रहे हैं? तो पहले मैं आपको इनर्ट का एग्जांपल बताता हूं। देखिए, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है कि कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग करता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, यानी कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, या कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है टू मेंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर सेल। तो जितने भी आपके पी ब्लॉक के ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं, सबके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मींस सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है सो दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से वो रिएक्शन नहीं करते हैं, और जो रिएक्शन नहीं करता है दैट इज नोन एज इनर्ट। समझ में आया? बट आज के डेट में आप इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। तो पहले हम नोबल गैसेस आपको बताएं, उससे पहले हम थोड़ा आपको नोबल एलिमेंट्स बताते हैं, नोबल मेटल्स बताते हैं। तो आपको नोबल मेटल पढ़ाया जाता है गोल्ड और प्लैटिनम। तो गोल्ड आपके लिए ज्यादा, क्योंकि गोल्ड की हम लोग ज्वेलरी यूज करते हैं। तो गोल्ड की प्रॉपर्टी सुनिए, जो आपका गोल्ड होता है वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है, बट जब आप 6-7 साल गोल्ड पहन लेते हो तो कुछ टाइम मतलब 6-7 साल के बाद गोल्ड के नीचे ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि आप गोल्ड से क्या समझ रहे हो कि जो एलिमेंट नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन शो नहीं करता है, कंटिन्यूअस एक्सपोजर या ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्टिविटी शो करता है, दैट एलिमेंट इज नोन एज नोबल। तो वैसे ही जब आप बात करते हैं ग्रुप 18 की, नियान को छोड़ दीजिए तो बाकी आपका क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं शो करता है, बट एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो रिएक्शन शो करता है। यानी जो आपके बॉटम मेंबर्स हैं ग्रुप 18 के, वो नोबल बिहेवियर शो करते हैं, यानी नॉर्मल कंडीशन में इनर्ट हैं बट हाई कंडीशन में हाई टेम्परेचर पे रिएक्टिव हैं। दैट्स व्हाई दीज गैसेस आर नोन एज नोबल गैसेस। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि क्यों आप इनको इनर्ट बोलते हैं, क्यों आप इनको नोबल बोलते हैं। देखिए, प्रीवियसली इस चीज को माना जाता था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो रिएक्शन नहीं करता है। तो ग्रुप 18 के जितने भी मेंबर्स हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, मींस दे डू नॉट रिएक्ट मींस दे आर इनर्ट। वो रिएक्शन नहीं करते थे, इसीलिए उनको इनर्ट बोला जाता था। बट आज के टाइम में ऐसा देखा गया है कि टॉप 3 मेंबर्स को छोड़ दीजिए, यानी हीलियम, नियान और आर्गन को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी जो आपका मेंबर है क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, वो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं शो करता है, बट हाई एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर पे रिएक्टिविटी शो करता है। यानी जो बॉटम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 18 है वो भी गोल्ड के जैसा पैटर्न शो कर रहे हैं। गोल्ड आपका नोबल आप मेटल बोलते थे, तो गोल्ड जैसा ही पैटर्न शो कर रहे हैं कि अगर आपने एक दिन गोल्ड पहना तो रिएक्शन नहीं मिलती थी, 6-7 साल पहन लेते थे तो आप कुछ रिएक्शन कर जाता था। वैसे ही आप नॉर्मल कंडीशन अप्लाई करोगे रिएक्शन नहीं होगा, बट आप जब एक्सट्रीम कंडीशन ले आओगे, बहुत ज्यादा हीट करोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो रिएक्शन शो करेगा। यानी जो बॉटम मेंबर ऑफ ग्रुप 18 है वो नोबल बिहेवियर शो करते हैं।
नोबल बिहेवियर शो करते हैं, गैसियस आपके गैस स्टेट में है, दैट्स वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। एनी डाउट स्टूडेंट इन दिस? किसी बच्चे को लग रहा हो कि जो ग्रुप बिल्कुल क्वेश्चन आपने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोबल एंड इनर्ट। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन ना करे, जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा वो इनर्ट होगा। जो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करेगा बट एक्सट्रीम कंडीशन पे, बहुत ज्यादा हीट करने पे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पे रिएक्शन करेगा, वो आपका नोबल होगा। डिफरेंशिएट हुआ? कौन था ये? रुद्र प्रताप यादव। बेटा क्लियर हुआ ये बात? बेटा अगर नहीं आया हो तो उसको बताइए और आ गया हो तो उसको बताइए, क्योंकि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ चलिए, देखिए हम एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि इनर्ट इसलिए बोला जाता था कि पहले बिलीव किया जाता था ये रिएक्शन नहीं करते हैं, जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा वो इनर्ट। बट आज के डेट में देखा गया है कि नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करते हैं, बट आप बहुत हीट करोगे, बहुत प्रेशर लगाओगे तो रिएक्शन कर लेगा। यानी नोबल का मतलब होता है जो नॉर्मल पे इनर्ट हो, हाई टेम्परेचर पे रिएक्टिव हो। तो ये भी यही पैटर्न शो करते हैं, इसलिए आप इनको नोबल गैस बोलते हो। तो ये तो आपके नेम्स हो गए। अब आपको इसमें डिसाइड करना है मेटालिक कैरेक्टर, यानी कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल है, कौन मेटलॉयड है। तो देखिए, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको मेटलॉयड्स ही बता देता हूं कि कौन आपका नॉन मेटलॉयड है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फिर हम उसी से मेटल नॉन मेटल में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए मैं लिख देता हूं यहां अलग से मेटलॉयड्स। अच्छा, मेटलॉयड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलिए हम इस चीज को पहले बता देते हैं कि जो आपका एलिमेंट है वो आपका 3 टाइप्स का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड। मेटल आप समझ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, लो टेम्परेचर पर नॉन मेटेलिक, हाई टेम्परेचर पर मेटेलिक। तो जो एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है, दैट एलिमेंट इज नोन एज मेटलॉयड। तो आपके पीरियोडिक टेबल में मेटलॉयड कौन कौन से हैं उसको मैं नोट कर रहा हूं। तो पहला होता है जर्मेनियम, फिर आपका होता है आर्सेनिक, फिर होता है एंटीमनी, और फिर होता है टेल्यूरियम। पूरे के पूरे ये पी ब्लॉक का नहीं है। मैंने उस दिन भी, कल भी आपसे बोला था कि मैं ज्यादातर से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के लिए नहीं, वो हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। तो वैसे ही जो ये मेटलॉयड्स हैं ये पूरे पीरियोडिक टेबल के मेटलॉयड्स हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में फिर सिर्फ 4 मेटलॉयड्स हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। अब सुनिए, यहां पे ये आपका मेटलॉयड है, यहां पर ये दोनों मेटलॉयड हैं, और यहां पर ये मेटलॉयड है। हमने क्या किया कि जो आपके मेटलॉयड्स हैं इनको एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। भाई ये लाइन ऐसे करके जाएगी, ठीक है, ये ठीक है। जो भी आपके पीरियोडिक टेबल में मेटलॉयड्स थे मैंने उनको एक लाइन से कनेक्ट कर दिया, और ये जो लाइन है इसी को मैंने बोल दिया मेटलॉयड लाइन। मेटलॉयड लाइन। अब सुनिए कॉन्सेप्ट। अब इस मेटलॉयड लाइन के बनने के बाद मेटल नॉन मेटल में डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी हो गया। देखिए जो मेटलॉयड लाइन पर हैं, जैसे आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा बेटा एक काम कर देते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये आपका मेटलॉयड लाइन है, ये ऐसे करके चला, इसमें आपका जर्मेनियम आ गया, फिर इधर से बढ़ा तो आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये आपका हो गया टेल्यूरियम। ठीक है, अब सुनिए कॉन्सेप्ट ये है, जो मेटलॉयड लाइन पर हैं, यानी जिस मेटलॉयड लाइन जिस एलिमेंट को कट कर रहा है, दैट आर मेटलॉयड। तो जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, मेटलॉयड लाइन इनको कट कर रहा है,
तो ये आपके मेटलॉइड हो गए। अब जो एलिमेंट अबव द मेटलॉइड लाइन है वो आपके नॉन मेटल होते हैं, जो बिलो द मेटलॉइड लाइन है वो मेटल हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये इसीलिए बनाया कि आप किसी भी ग्रुप का मेटालिक कैरेक्टर अपने आप से डिफाइन कर लीजिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो डॉटेड लाइन है इसको मैंने मेटलॉइड लाइन बोला, ये मैंने एक लाइन ड्रॉप किया है जिससे आप पी ब्लॉक के सारे मेटलॉइड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब इस लाइन पर जो एलिमेंट आ रहा है, मेटलॉइड लाइन जिस एलिमेंट को कट कर रहा है वो आपका मेटलॉइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जर्मेनियम हो गया, यहाँ पे आर्सेनिक एंटीमनी है और यहाँ पे टेल्यूरियम, तो ये आपका जो लाइन है वो सिर्फ इतने को ही कट कर रहा है, तो ये आपके मेटलॉइड हो गए। बाकी इस लाइन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल होंगे, इस लाइन से नीचे जितने भी होंगे वो आपके मेटल होंगे। तो यहां पे लिख देता हूं, ये आपका मेटलॉइड लाइन है, मेटलॉइड लाइन, और यहां लिख देते हैं above this नॉन मेटल। अभी लिखने का भी टाइम दूंगा, परेशान ना रहिए। above this नॉन मेटल, below this मेटल, below this मेटल। तो अब थोड़ा सा आप इसी को अप्लाई करिए। तो अब इस ग्रुप 13 में देखिए तो बोरॉन आपका मेटलॉइड लाइन से ऊपर है, यानी बोरॉन क्या होगा, नॉन मेटल। यहां पे हम नॉन मेटल के लिए NM लिख रहे हैं, ठीक। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं ऑल आर बिलो मेटलॉइड लाइन, मींस दे आर मेटेलिक इन नेचर। ऐसे ही आप 14 में आइए तो कार्बन और सिलिकॉन मेटलॉइड लाइन से ऊपर है, यानी कार्बन सिलिकॉन आपका क्या होगा, नॉन मेटल होगा। बाकी टिन और लेड मेटलॉइड लाइन से नीचे हैं, यानी टिन और लेड कौन होंगे, मेटल हो जाएंगे। ऐसे ही आप 15 पे आएंगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस मेटलॉइड लाइन से ऊपर है, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस आपका नॉन मेटल होगा। बिस्मथ मेटलॉइड लाइन के नीचे है, यानी बिस्मथ मेटल हो जाएगा। सिमिलरली आप ग्रुप 16 में आओगे, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम मेटलॉइड लाइन के ऊपर है, यानी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम नॉन मेटल होगा। पोलोनियम मेटलॉइड लाइन के नीचे है, यानी पोलोनियम मेटल हो जाएगा। वैसे ही आपके जो हैलोजेंस हैं वो भी मेटलॉइड लाइन से ऊपर हैं, यानी सारे के सारे हैलोजन आपके क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। जो आपका एस्टेटीन है वो मेटल हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये लाइन क्रॉस कर गया तो सारे जो आपके नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस से नीचे जा रहा है, यानी सारी नोबल गैसेस जो हैं वो मेटलॉइड लाइन से ऊपर हैं। तो सारी नोबल गैसेस अगर मेटलॉइड लाइन से ऊपर हैं तो मैंने बोला जो एलिमेंट मेटलॉइड लाइन से ऊपर होगा वो नॉन मेटल, यानी जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो आपकी नॉन मेटालिक हैं। तो इसमें चार्ट में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर या मेटलॉइड में? अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए और उसके बाद आप इसको आप नोट करिए। बेटा किसी को डाउट है? चलिए, हाँ तो अब आप नोट करिए इसको। मैं किनारे हो जा रहा हूं, आप नोट करिए। और फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, NM का मतलब नॉन मेटल होगा, M का मतलब मेटल होगा। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, NM मतलब नॉन मेटल, M का मतलब मेटल। ये आपका हो गया। अब आप इसको नोट हो गया, चलिए गुड, नोट कर लिया है आपने। अब हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो ये तो आपका हो गया कि ग्रुप 15 में कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप 15 में किस ग्रुप का कौन सा एलिमेंट आपका मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो अब हमने जनरल सारी बातें जान ली। अब हम थोड़ा सा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि इन चीजों को आप 11th में पढ़ते हैं, बट यहां पे जब पढ़ाया जाता है तो कभी कभी ऑर्डर बनाने को आ जाते हैं। जैसे कंपटीशन के एग्जाम में ऑर्डर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हम उस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं, ठीक। तो पहले आप लिखिएगा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक
एलिमेंट यानी पी ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब मैंने जब यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा तो अब पहले ये आ गया कि आपको डिफरेंशिएट कराया जाए कौन सी प्रॉपर्टी फिजिकल है, कौन सी प्रॉपर्टी केमिकल है। तो थोड़ा सा इसके लिए हम आपको पीछे ले चलते हैं, तो मैटर आते हैं। तो मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और एक आपका केमिकल प्रॉपर्टी। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये फिजिकल है ये केमिकल है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज ऑब्जर्व्ड बाय विदाउट एनी चेंज इन द मैटर, यानी जिस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए मैटर में कोई चेंज नहीं आता है, दैट प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा ये आपका पेन है और आपने कह दिया कि हम पेन की लेंथ मीजर करना चाहते हैं, तो पेन की लेंथ मीजर करना हमने क्या किया, एक मीजरमेंट का स्केल लिया और उससे सीधे इसको मीजर कर दिया। या किसी ने कहा कि ये आपका सब्सटेंस है, इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम आप मीजर कर लोगे। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट या किसी का टेम्परेचर, जैसे आपने कह दिया ये एक बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो चाहे आप लेंथ मीजर करो चाहे टेम्परेचर मीजर करो, अगर आप लेंथ और टेम्परेचर को मीजर करते हैं तो बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी जो प्रॉपर्टी विदाउट चेंज ऑब्जर्व होता है वही आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया। लेकिन अब दूसरी प्रॉपर्टी एक आपकी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, और डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी विच इज ऑब्जर्व्ड बाय एनी चेंज इन द मैटर, यानी जो भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जो मैटर में विदाउट चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, बिना चेंज के ऑब्जर्व नहीं होता है, यानी जो विद चेंज ऑब्जर्व होता है उसी को आप केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये एक आपका पेपर ले लिया, ठीक है, ये पेपर रखा हुआ है। अब किसी ने कहा दिस पेपर इज कंबस्टिबल मटेरियल, तो अब किसी ने कहा ये अगर कंबस्टिबल मटेरियल है तो आप कैसे जानोगे? उसने कहा शो करो कि ये कंबस्टिबल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जलाएंगे ना। अगर ये जल गया तब तो बोलोगे ये कंबस्टिबल है, नहीं जला मींस नॉन कंबस्टिबल है। तो जब आप कंबस्टिबिलिटी चेक कर रहे हैं, कंबस्शन पावर को चेक कर रहे हैं, तो कंबस्शन पावर में तो मैटर आपका डिस्ट्रॉय हो गया ना, मैटर का केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हो गया ना। यानी जो प्रॉपर्टी मैटर में चेंज होने के बाद ऑब्जर्व होती है वो केमिकल है, जो मैटर में बिना किसी चेंज के ऑब्जर्व होती है, मैटर के कंपोजिशन में बिना चेंज के ऑब्जर्व होता है, उसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अब जो मैटर है यानी पी ब्लॉक है, बेटा इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस समझ में आया? कोई लोग बताइए। हाँ चलिए, तो अब हमको 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करना है। फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस, सेकेंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy, एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हम इतनी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आपका होगा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, सेकेंड आपका होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फोर्थ होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहां पे मैं थोड़ा सा साइज भी लिख देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में साइज भी पूछ लेता है, एटॉमिक साइज। तो आप इन चारों प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए, फिर हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिए। जैसे नोट कर लिया करो तो एक आध लोग कमेंट कर दिया करो, फिर हम आगे बढ़ा दिया करेंगे। ओके, नोट कर लिया सबने? चलिए, तो ये आपका हो गया एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अब हम पहले आपको डिफाइन करें व्हाट इज एटॉमिक रेडियस या व्हाट इज एटॉमिक साइज। तो आप एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को डिफाइन करें,
उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप थोड़ा सा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे चलें। जब आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर आते हैं तो रदरफोर्ड बोलते हैं कि एक आपके एटम में दो पार्ट्स होता है, फर्स्ट इज द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, या एक मिनट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम में दो पार्ट है, वन इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड अदर इज द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। फिर वो बोलते हैं जो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है वो सेंटर पर होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, जिस पाथ को उन्होंने ऑर्बिट बोला था और बोर ने उसी को सेल बोला था। तो अगर मैं रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एक एटम बनाऊं तो ये आपका बड़ा सा एटम हो गया, ये मैंने एटम बना दिया, ठीक है, और सेंटर पे मैंने छोटा सा स्फीयर बना दिया। तो ये जो स्मॉल स्फीयर है ये न्यूक्लियस हो गया। अब इस स्मॉल स्फीयर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो अब ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको रदरफोर्ड ऑर्बिट बोलते थे, बट जो बोर हैं वो सेल बोलते थे। तो ये आपका हो जाएगा सेल, और सेल में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। अब आते हैं, तो अब ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का फर्स्ट सेल है, तो इसको आप बोलेंगे फर्स्ट सेल। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट पाथवे है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको आप बोलेंगे फर्स्ट सेल। ये आपका सेकेंड सेल पाथवे है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो आप इसको सेकेंड सेल बोलोगे। और ये थर्ड पाथवे है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको आप बोलेंगे थर्ड सेल। अब डेफिनेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वहां तक की डिस्टेंस को आप एटॉमिक रेडियस बोलोगे। तो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 3 सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो डेफिनेशन है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट आपका थर्ड सेल होगा, मींस न्यूक्लियस से थर्ड सेल तक की जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस विल बी एटॉमिक रेडियस। फिर से हमसे आप सुन लीजिए, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम में दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, दूसरा निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस सेंटर पर होता है, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, जिसको रदरफोर्ड ऑर्बिट बोलते हैं और बोर सेल बोलते हैं। तो अब न्यूक्लियस के अराउंड जिस फर्स्ट सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसको आप फर्स्ट सेल बोलोगे, सेकेंड पाथवे जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसको आप सेकेंड सेल बोलोगे, थर्ड पाथवे जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसको थर्ड सेल बोलेंगे। अब आपकी डेफिनेशन है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सेल आपका कौन सा है? थर्ड सेल है। यानी न्यूक्लियस से थर्ड सेल तक की जो डिस्टेंस होगी उसी डिस्टेंस को आप एटॉमिक रेडियस बोलोगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बताइए। इसमें कोई प्रॉब्लम है एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन में? क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही है क्या? हाँ चलिए, तो अभी एक थोड़ा सा और मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, बस सर। चलिए, ये आपको एक एटम लिखा गया, ठीक है। इसने कहा न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल तक की डिस्टेंस r1 है, सेकेंड तक की डिस्टेंस r2 है, थर्ड तक की डिस्टेंस r3 है। अब ये बोल रहा है इस एटम की रेडियस क्या होगी। तो हम अब बोलेंगे, अगर मुझको बताना होगा तो मैं बोलूंगा जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो r2 है,
रीजन क्या, मैंने बोला कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सेल की डिस्टेंस, तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल तो आपका थर्ड है, वहां तक की डिस्टेंस R3 है, बट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग बोल रहा है, तो थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर आप आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सेल की बात करेंगे तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सेल आपका सेकंड है, यानी न्यूक्लियस से सेकंड सेल तक की डिस्टेंस जो होगी वही आपका एटॉमिक रेडियस होगा। यानी अगर आप इस एटम की एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो R2 होगा इसकी एटॉमिक रेडियस। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन समझ में आया? बता दीजिए फिर, क्लास का टाइम हो गया है, अगली क्लास चलेगी आपकी। ओके चलिए, तो अब हम इसके आगे का जो भी होगा, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या है सर, अगर 1 मिनट हम लिखवा देते बेटा, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। उसके बाद तो इधर मैं लिख रहा हूं द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू outermost electron containing cell is known as atomic radius। तो ये आज का आपका लेक्चर है। हमने आज आपको एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन तक बताया है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहां पे हम आपको एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड के बारे में बताएंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट्स। ऐसे आप कंटिन्यू कर दें। क्या वो सर वीडियो बनाए क्या?